हेलो फ्रेंड्स, आज हम इससे पहले जो वर्गीकरण पद्धतियाँ डिस्कस की थी उनमें से 3 वर्गीकरण पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से बेंथम हुकर्स, इंगलर एंड प्रेंटल्स एवं हचिंसन्स की पद्धतियां हैं। इन तीनों पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन एक हम तालिका के माध्यम से करेंगे। ये तुलनात्मक अध्ययन न सिर्फ स्नातक स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि स्नातकोत्तर स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने में भी काफ़ी सहायक सामग्री है। इस तुलनात्मक अध्ययन के अंदर हर एक पद्धति के विभिन्न पहलुओं की तुलना की गई है, जिनमें विशेष रूप से ये पद्धतियाँ कौन सी पद्धतियों के ऊपर आधारित हैं, इन पद्धतियों के मुख्य क्या क्या लक्षण हैं और इन पद्धतियों के क्या क्या गुण और अवगुण हैं। इन सब चीज़ों को हमने हर एक करैक्टर के माध्यम से या हर एक लक्षण के माध्यम से तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आइए इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तुलनात्मक अध्ययन में हमने पहला लक्षण लिया है कि ये पद्धति किस सिस्टम पर आधारित है। जैसे हम बेंथम हुकर पद्धति की बात करें तो ये पद्धति डी कंडोली की पद्धति पर आधारित है। ऐसे ही इंगलर एंड प्रेंटल की पद्धति की बात करें तो ये इकलर की पद्धति पर आधारित है। हचिंसन की पद्धति की बात करें तो ये बैसे की पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार से ये तीनों पद्धतियां किसी न किसी पूर्व वर्गीकरण पद्धतियों या पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई वर्गीकरण पद्धतियों पर आधारित हैं। दूसरा लक्षण हम बात करें, हमने जैसे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था कि जितने भी वर्गीकरण पद्धतियां प्रस्तुत की गई हैं, वे वर्गीकरण पद्धतियां 3 प्रकार की पद्धतियां हैं: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, जिनमें से बेंथम एंड हुकर की पद्धति नेचुरल पद्धति है, इंगलर एंड प्रेंटल की और हचिंसन की पद्धति, ये दोनों पद्धतियां फाइलोजेनेटिक पद्धतियां हैं या जाति वृद्धीय पद्धतियां हैं। यानी कि नेचुरल पद्धति के अंदर प्राकृतिक लक्षणों को या आकारिकी लक्षणों को ध्यान में रख करके उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हुए ये वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। और फाइलोजेनेटिक पद्धतियों के अंदर, इन दोनों पद्धतियों के अंदर उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ये पद्धतियां निर्माण की गई हैं कि इनमें से पादपों का डेवलपमेंट या विकास किस क्रम में हुआ है या कौन प्रगत है और कौन एडवांस या कौन आदिम है, इस बेसिस पर हुआ है। तीसरा लक्षण हम ले रहे हैं बेसिस ऑफ प्रिमिटिवनेस। हर एक वर्गीकरण का एक आधार है कि उन्होंने आदिम लक्षण का क्या आधार माना है। जैसा कि हमने पहले बताया, बेंथम हुकर की पद्धति अपने आप में फाइलोजेनेटिक पद्धति है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर किसी प्रकार का बेसिस इन्होंने नहीं रखा है। लेकिन इंगलर एंड प्रेंटल ने यहाँ पर उस आधार को रखा है या उन पादपों को रखा है कि जिन पादपों के अंदर पेरियंथ नहीं होता है, उन पादपों को इन्होंने प्रिमिटिव माना है। परिदल पुंज नहीं होता है, उन पादपों को इन्होंने प्रिमिटिव माना है। जबकि हचिंसन ने उन पादपों को प्रिमिटिव माना है जिन पादपों के पुष्पों के अंदर सेपल्स और पेटल्स दोनों होते हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों चीजें होती हैं, उन पादपों को इन्होंने आदिम माना है। अगला लक्षण की बात करें तो हर एक पद्धति के अंदर मोनोकोट्स की जो पोजीशन है, ये स्थिति है, अलग अलग प्रकार से बताई गई है। जैसे कि हम बात करें बेंथम हुकर पद्धति के अंदर मोनोकोट्स को डाइकोट्स के बाद में रखा है
और मोनोकोर्स को डाइकोर्स के बाद में रखा है, तो ये इस पद्धति का मेरिट है या गुण है या अच्छाई है। एंगलर एंड प्रेंटल पद्धति के अंदर मोनोकोर्स को डाइकोर्स से पहले रखा है, जो अपने आप में डीमेरिट है, क्योंकि फॉसिल स्टडी करने पर यह तथ्य प्रूव नहीं हो पाया है, सत्यापित नहीं हो पाया है, इसलिए ये अपने आप में सही नहीं है। हचिंसन ने मोनोकोर्स को डाइकोर्स या द्विबीजपत्रियों के बाद में रखा है, ये इस पद्धति का मेरिट है, गुण है। अधिकतर लोगों का मानना है कि मोनोकोर्स का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट डाइकोर्स से हुआ है या द्विबीजपत्रियों से हुआ है। अगले लक्षण की हम बात करें तो पोजीशन ऑफ प्रिमिटिव ऑर्डर्स ऑफ फैमिलीज, जो प्रिमिटिव ऑर्डर्स हैं या प्रिमिटिव फैमिलीज हैं या आदिम गण हैं या कुल हैं, उनकी हर एक वर्गीकरण पद्धति के अंदर क्या पोजीशन है, ये क्या स्थिति है। बेंथम हुकर पद्धति की हम बात करें तो यहां पर डाइकोर्स को सबसे पहले रखा गया है पॉलीपेटली में, और रेनेल्स ऑर्डर को डाइकोर्स में सबसे पहले रखा गया है, ये इस पद्धति का मेरिट है। इन पॉलीपेटली के मेंबर्स में और रेनेल्स के मेंबर्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, उनका जो कार्पल होता है एपोकार्पस प्रकार का होता है, वियुक्तांडी प्रकार का होता है, यानी कि कार्पल जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। और जो फ्लावर होता है ये हाइपोगाइनस प्रकार का होता है या अधोजाएंगी प्रकार का होता है, यानी कि जो ओवरी है, अंडाशय है, या जितने भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम हैं, ये थैलेमस के ऊपर, शीर्ष के ऊपर स्थित होते हैं। ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहा गया है। दूसरी तरफ इंगलर एंड प्रेंटल के अंदर यहाँ पर शुरू के अंदर केजुराइनेसी, सेलिकेसी, बेटुलेसी और फेगेसी फैमिली को रखा है। ये जो इन्होंने रखा है, ये इस पद्धति का अपने आप में डीमेरिट है, अवगुण है, क्योंकि इस पद्धति के अंदर इन कुलों के जो प्लांट्स होते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं और सिनकार्पस प्रकार के होते हैं। इनका अंडप आपस में जुड़ी हुई होते हैं और फ्लावर्स नेकड होते हैं, नग्न होते हैं। तो ये इन फैमिलीज को यहाँ पर मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी फैमिली से पहले रखा है, जो अपने आप में तर्क संगत नहीं है, इस पद्धति का डीमेरिट है। दूसरी तरफ हचिंसन की बात करें तो इन्होंने मैग्नोलियल्स और रेनिल्स को डाइकोर्स में सबसे पहले रखा है। ये यहाँ पर भी इस पद्धति की अच्छाई है कि इन्होंने मैग्नोलियल्स और रेनिल्स ऑर्डर को डाइकोर्स में शुरू के अंदर रखा है। इन फैमिलीज या इन ऑर्डर्स के जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं और जो कार्पल्स होते हैं ये एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और ये फ्लावर्स हाइपोगाइनस प्रकार के होते हैं, अधोजाएंगी प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से ये इस पद्धति की मेरिट है। अगले लक्षण की बात करें तो हर एक पद्धति के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं या समूह बनाए गए हैं। ये कौन कौन से समूह हैं इसकी बात करें तो बेंथम एंड हुकर पद्धति के अंदर 3 प्लांट्स को 3 समूह में या फ्लोरिंग प्लांट्स को 3 समूह में बांटा है। एक को पॉलीपेटली कहा है, दूसरी को गेमोपेटली कहा है और तीसरी को मोनोक्लेमाइडी कहा है। जो ये सारे के सारे डाइकोर्स के ग्रुप्स हैं, इनको अलग अलग रखा है। ये अपने आप में बहुत बड़े ग्रुप हैं और बहुत बड़े ग्रुप होना इस पद्धति का ये डीमेरिट है। ऐसे ही इंगलर एंड प्रेंटल के अंदर जो बेंथम हुकर की पॉलीपेटली ग्रुप था और मोनोक्लेमाइडी ग्रुप था, इन दोनों को मर्ज कर दिया है और मर्ज करके एक नया ग्रुप आर्किक्लेमाइडी बनाया है। और इसी प्रकार से बेंथम हुकर की गेमोपेटली के जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स को मेटाक्लाइडी के रूप में माना है या मेटाक्लाइडी के रूप में रखा है। ये इस पद्धति का एक तरह से मेरिट है या गुण है। अगली बात करें हम हचिंसन के क्लासिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर
जो गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी के मेंबर्स हैं उनको अलग शिफ्ट कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है पोलीपेटली के अंदर। जिस प्रकार से जैसे भी उनकी पोजीशन दिखाई दे रही है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसके अंदर दो प्रकार के ग्रुप सामने आए हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया है, लिग्नोसी एंड हर्बेसी के रूप में। ये इस पद्धति का मेरिट है। अगली बात करें हम कैरेक्टर्स की, तो पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। हर एक पद्धति ने जिम्नोस्पर्म को अलग अलग जगह पर स्थान दिया है। इस स्थान के अंदर बेंथम हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में रखा है, जो अपने आप में सही नहीं है, ये एक तरह से गलत है, ये इस पद्धति की डीमेरिट है। जबकि इंगलर एंड प्रेंटल ने जिम्नोस्पर्म को अलग से एक ग्रुप के रूप में माना है, या जिम्नोस्पर्म एक सेपरेट ग्रुप है एंजियोस्पर्म से। इसी प्रकार से हचिंसन ने भी जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से एक सेपरेट ग्रुप माना है। इस प्रकार से इंगलर एंड प्रेंटल और हचिंसन, इन दोनों के अंदर ये जो जिम्नोस्पर्म है इसको अलग ग्रुप के अंदर रखा गया है। ये इन पद्धतियों की मेरिट है। इसी प्रकार से अगले कैरेक्टर की हम बात करें, मोनोकोटिलिडन्स फैमिलीज, जो एक बीजपत्री कुल हैं, उन एक बीजपत्री कुलों की क्या स्थिति है हर एक वर्गीकरण पद्धति के अंदर। हम बात करें, बेंथम हुकर ने मोनोकोट फैमिलीज को 7 सीरीज 7 श्रेणियों में डिवाइड किया है। और 7 सीरीज के अंदर जो डिवाइड किया है, इनमें से कोई भी जो ग्रुप है अपने आप में होमोजीनस नहीं है, समान नहीं है। ऐसा दिखाई नहीं देता कि उस ग्रुप के अंदर सभी प्लांट्स या सभी फैमिलीज एक जैसे दिखाई देते हों। जिस प्रकार से मॉडर्न ट्रेंड्स के अंदर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, ये इस वर्गीकरण की एक खामी है, डीमेरिट है। इंगलर एंड प्रेंटल की बात करें तो इंगलर एंड प्रेंटल ने मोनोकोट्स प्लांट्स को 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। और 11 ऑर्डर्स में से जो लिली फ्लोरी ऑर्डर है और उससे आगे वाले जो ऑर्डर हैं, ये फाइलोजेनेटिक मैनर के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज्ड किए गए हैं। ये इस पद्धति की एक विशेषता है या मेरिट है या अच्छाई है। इसी प्रकार से हचिंसन की बात करें तो हचिंसन से मोनोकोट प्लांट्स को 29 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। और 29 ऑर्डर्स में डिवाइड करने के साथ साथ में इन्होंने एक नए थॉट या नई कल्पना प्रपोज की है कई कुलों के लिए। और इस कड़ी के अंदर इन्होंने कई नेचुरल ग्रुप्स को बनाने की सलाह दी है। ये इस पद्धति की अपने आप में अच्छाई है, मेरिट है। इसी प्रकार से हम बात करें, हर एक पद्धति के अंदर जो बिगिनिंग ऑफ मोनोकोट्स है या एक बीजपत्रियों की जो शुरुआत है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन से गण से हुई है, या कौन से श्रेणी से हुई है, या कौन से फैमिली से शुरू हुई है, ये हर एक वर्गीकरण पद्धति में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। जैसे हम बात करें बेंथम हुकर की बात करें तो बेंथम हुकर पद्धति के अंदर माइक्रोस्पर्मी सीरीज से मोनोकोट्स की शुरुआत हुई है, जो अपने आप में हाईली एडवांस्ड इसकी जो फैमिली है, ये इसमें ऑर्किडेसी आती है इस माइक्रोस्पर्मी सीरीज की। ये अपने आप के अंदर जो माइक्रोस्पर्मी से शुरुआत है और इसकी एडवांस्ड फैमिली है ऑर्किडेसी है। ये एडवांस्ड भले ही है लेकिन ये अपने आप में सही नहीं है ये वर्गीकरण की दृष्टि से। इसी प्रकार से एंगलर एंड प्रेंटल की बात करें तो यहाँ पर पेंडेनेल्स ऑर्डर से मोनोकोट्स की शुरुआत होती है। और इस पेंडेनेल्स से ऑर्डर के अंदर उन फैमिलीज को रखा गया है जिनके अंदर या तो पेरियंथ होता नहीं है या पेरियंथ बहुत कम विकसित होता है, लेस डेवलप्ड होता है। इस प्रकार से ये भी यहाँ पर पेरियंथ का इन्होंने विदाउट होना, न होना और लेस डेवलप्ड होना, इन प्लांट्स को इन्होंने ज़्यादा अच्छा माना है। ये भी यहाँ पर भी इस पद्धति की ये डीमेरिट है। हचिंसन ने मोनोकोट्स की जो शुरुआत है
ब्यूटोमेल्स और एलिसमेटेल्स ऑर्डर से की है। ये अपने आप में इस पद्धति की अच्छाई है। ब्यूटोमेल्स और एलिसमेटेल्स के अंदर उस प्रकार के प्लांट्स हैं जिस प्रकार से डाइकोट्स का रेनेल्स ऑर्डर है जो शुरुआत के अंदर रखा गया है, उससे मिलते जुलते प्लांट्स हैं जो मोनोकोट्स की शुरुआत के अंदर इन ऑर्डर्स को रखा गया है। ये इस पद्धति की अपने आप में एक अच्छाई है। इसी प्रकार से हम मोनोकोट्स की लास्ट फैमिली की बात करें, हर एक वर्गीकरण पद्धति के अंदर, हर एक वर्गीकरण पद्धति में अलग अलग फैमिलीज को लास्ट पद्धति के रूप में रखा है मोनोकोट्स के रूप में। जैसे बेंथम हुकर ने ग्रैमनी को सबसे लास्ट में रखा है। ये ग्रैमनी को सबसे लास्ट में रखना इस पद्धति की मेरिट है या गुण है। ये फाइलोजेनेटिकली भी अपने आप में सही है। हालांकि ये वर्गीकरण पद्धति फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई है, लेकिन यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो सबसे लास्ट में रखा जाना अपने आप में तर्क संगत दिखाई देता है कि ग्रैमिनी फैमिली को सबसे लास्ट में रखा गया है। इसी प्रकार से एंगलर एंड प्रेंटल ने ऑर्किडेसी को यहाँ पर हाईली एडवांस्ड फैमिली माना है, यानी कि इन्होंने ऑर्किडेसी फैमिली को सबसे लास्ट में माना है, जो अपने आप में सही नहीं है। ये इस पद्धति का डीमेरिट है, अवगुण है, क्योंकि ये उतनी हाईली एडवांस नहीं है जितनी ग्रैमनी फैमिली है या पोएसी कुल है, इसलिए इस पद्धति का ये डीमेरिट है। इसी प्रकार से हचिंसन ने भी ग्रैमनी फैमिली को सबसे लास्ट में रखा है और ये भी अपने आप में फाइलोजेनेटिकली करेक्ट है या सही है। इसी प्रकार से हम अगले लक्षण की बात करें, बेसिस ऑफ सिस्टम। हर एक वर्गीकरण पद्धति का अपना अपना वर्गीकरण करने का आधार रहा है और उस आधार के अंदर जो बेंथम हुकर है, बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति का जो आधार है ये सिंगल आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स का रहा है। अकेले कृत्रिम लक्षणों के आधार पर यहाँ पर इन्होंने वर्गीकरण किया है और इस वर्गीकरण के कारण से कुछ जो ग्रुप्स हैं काफ़ी बड़े बड़े बन गए हैं, कुछ ग्रुप्स काफ़ी बड़े बड़े बन गए हैं। जैसे मोनोक्लेमाइडी ग्रुप अपने आप में काफ़ी बड़ा हो गया है जो कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स के बेसिस पर बना है। ये इस पद्धति की यहाँ पर डीमेरिट है। इसी प्रकार से एंगलर एंड प्रेंटल ने कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए हैं जो रिलेटिवली है बेंथम हुकर की तुलना में बड़े हैं। हालांकि ये कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर बनाए हैं तो ये अपने आप में इस पद्धति की मेरिट है। इसी प्रकार से हचिंसन ने जो बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स का निर्माण किया है, रिलेटिवली स्मॉलर हैं इन दोनों की मुकाबले के अंदर, लेकिन इसका जो आधार रहा है ये सिमिलर कैरेक्टर्स, समान लक्षणों के आधार पर इन्होंने कुलों को छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर या जो भी गण बनाए हैं छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ये डिवाइड हुए हैं, जो इस वर्गीकरण पद्धति का आधार रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें हर एक वर्गीकरण पद्धति का रिजल्ट या कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात करें तो इसके अंदर बेंथम एंड हुकर पद्धति की बात करें तो इस वर्गीकरण के कारण से कुछ फैमिलीज हैं जो काफ़ी पास पास में थी, इस वर्गीकरण के कारण से वे काफ़ी दूर दूर हो गए हैं एक दूसरे से। ये अपने आप में इस वर्गीकरण पद्धति की एक तरह से डीमेरिट है या अवगुण है, क्योंकि वे कुल काफ़ी पास पास दिखाई देते हैं, उनके अंदर नीरर रिलेशनशिप दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्गीकरण पद्धति के कारण से वे काफ़ी दूर दूर हो गई हैं या उनकी पोजीशन दूर दूर हो गई है, इस पद्धति का डीमेरिट है। दूसरी तरफ बात करें हम एंगलर एंड प्रेंटल पद्धति की तो इस पद्धति के अंदर कुछ जो फैमिलीज हैं जिनके अंदर आपस में रिलेशनशिप है, नीरर है, ये भी काफ़ी दूर दूर हो गए हैं एक दूसरे से। यहाँ पर भी ये इस पद्धति का एक तरह से अवगुण है, डीमेरिट है।
आपस में दिखाई पास पास दिखाई देती हैं वो देखने पर, लेकिन वर्गीकरण पद्धति के अंदर वो दूर दूर हैं और रिलेशन से उनके अंदर दिखाई नहीं देता है दूर दूर होने के कारण से। लेकिन यदि हम लक्षणों को कंपेयर करते हैं तो वे पास पास में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से हचिंसन की बात करें तो हचिंसन ने सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण दिया है और इस कारण से जो कुल हैं जो आपस में एक दूसरे से सिमिलर हैं, सिमिलरिटी दिखाई देती है, उसके कारण से वे कुल आपस में एक दूसरे के पास पास आ गए हैं और पास पास आने के कारण से उनके अंदर एक दूसरे से जुड़ाव दिखाई देता है और इस जुड़ाव के कारण ही ये इस वर्गीकरण पद्धति की अपने आप में विशेषता दिखाई देती है या मेरिट दिखाई देती है। एट दी लास्ट हम कंपैरिजन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, हर एक वर्गीकरण पद्धति के अंदर कुलों की संख्या अलग अलग है। जैसे हम बात करें बेंथम हुकर ने करीबन 200 कुलों का निर्माण किया है इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर। इंगलर एंड प्रेंटल ने 280 कुलों का निर्माण किया है, जबकि हचिंसन ने 411 कुलों का निर्माण किया है। और ये इस चीज को इंगित करता है कि जैसे जैसे कुलों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है उसके आधार पर इन्होंने 200 कुलों को, जो काफ़ी बड़े बड़े कुल थे जिनके अंदर कई प्लांट्स आपस में एक दूसरे के अंदर सिमिलरिटी दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको इन्होंने तोड़ा और तोड़ करके 280 कुल हो गए। और इनको भी हचिंसन ने तोड़ा और तोड़ करके इससे 411 कुल हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर कुलों की संख्या ज़्यादा होगी और इससे आपस में एक कुल का दूसरे कुल से या एक गण का दूसरे गुण से जुड़ाव दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में मोर फाइलोजेनेटिक है। इसलिए हम कंपेयर करते हैं तो हमें सबसे इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हचिंसन का प्रतीत होता है और लेस फाइलोजेनेटिकली बेंथम हुकर का प्रतीत होता है। और फाइलोजेनेटिकली की जो शुरुआत की बात करें ये इंगलर एंड प्रेंटल का दिखाई देता है, जिससे एक रास्ता दिखाई दिया है। यहाँ पर हमने इस टेबल के अंदर कुछ शब्द काम में लिए हैं, डी एंड एम। डी डिनोट करता है डीमेरिट्स, उस लक्षण का या उस वर्गीकरण पद्धति का ये अवगुण है या दोष है। एम डिनोट करता है उस वर्गीकरण पद्धति का ये मेरिट है या गुण है या इसका अच्छाई है। ये हमने इस तालिका के अंदर हर एक कंपैरिजन के साथ में इसको यूज किया है। फाइनली हम यदि कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन की बात की है और उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पर काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम सामने आए हैं, इसलिए हम कोई भी फाइनल वर्ड नहीं कह सकते, अंतिम शब्द नहीं कह सकते और इस कारण से हम किसी भी सिस्टम के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि आज वह सिस्टम अपने आप में सही है या एडिक्वेट है। ये जैसे जैसे नई नई रिसर्च होती जाती है या नए नए शोध कार्य होते जाते हैं, वैसे वैसे पुराने वाली पद्धतियाँ थोड़ी सी के नीचे आती जाती हैं या एक तरह से हम कहते हैं मडेड होती जाती हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में होती जाती हैं। तो जैसे जैसे रिसर्चेज हो रही हैं वैसे वैसे नई नई वर्गीकरण पद्धतियाँ आ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वर्गीकरण पद्धतियाँ खराब थी या इनमें कुछ अच्छाइयाँ नहीं थी, इनमें अच्छाइयाँ भी थी तो बुराइयाँ भी थी और ये सभी वर्गीकरण पद्धतियाँ आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर रही हैं और निष्कर्ष से निकालने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं कि उन पद्धतियों के अंदर क्या कमियां रही हैं या क्या उनके अंदर सुधार हो सकता है और उस सुधार के वे के अंदर आगे और भी पद्धतियां सामने आ रही हैं। उन पद्धतियों के अंदर हम आगे वाली वीडियोस के अंदर और नई पद्धतियां लेंगे और एट प्रेजेंट जो पद्धति सामने आ रही है जिसे हम APG एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप के नाम से जान रहे हैं, ये वर्गीकरण पद्धति आज इस समय अपने आप में काफ़ी अच्छी वर्गीकरण पद्धति मानी जा रही है।
और ये पद्धति आज की वर्तमान समय की देन वाली पद्धति है, जिसके अंदर हमेशा कोई परिवर्तन भी हम करते जा रहे हैं और ये एडिक्वेट पद्धति बनने जारी है, जिसे बहुत सारे शोधकर्ताओं ने मिलकर के इस पद्धति को बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों वर्गीकरण पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इससे ये जाना कि किस पद्धति के अंदर क्या अच्छाई है या क्या खामी है। बुराई नहीं कह सकते हम खामी कह सकते हैं, और उस खामी को किस प्रकार से लोग दूर करते जा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।